हाय एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस चैनल। यूपीएससी मेंस 2021 में जीएस 1 में ज्योग्राफी का पोर्शन इस बार काफ़ी सॉलिड आया है। 110 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं इस बार। काफ़ी अच्छा खासा वेटेज दिया है इसको एंड कुछ दो थ्योरीज चल रही हैं। एक थ्योरी बोल रही है कि पेपर इस बार ज्योग्राफी का काफ़ी टफ था। दूसरे कुछ सेक्शन ऑफ पीपल बोल रहे हैं कि नहीं, रिलेटिवली काफ़ी ईजी था। तो लेट्स सी, हम डिकोड करते हैं। देखो, इसमें मैं आपको एग्जैक्ट मॉडल आंसर्स नहीं दूंगी क्योंकि कभी भी यूपीएससी का कोई मॉडल आंसर नहीं होता है। मैं आपको इसमें जो इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको ये बताऊंगी कि जस्ट इन केस अगर वो आपने एग्जैक्ट टॉपिक नहीं पढ़ा है, आपने एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, तो आप कैसे आपका कॉमन सेंस यूज़ करके उस क्वेश्चन का आंसर करके आओगे। व्हाट यू कैन ड्रॉ इनटू दैट, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। तो कितना टफ था, कितना इजी था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको आपका एनालिसिस क्या बोलता है इसके बारे में। हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रही हूँ आपके साथ। देखो, ज्योग्राफी का ना कंसोलिडेटेड मटेरियल जिसके अंदर हमने करंट अफेयर भी, जिसके अंदर हमने स्टैटिक पोर्शन को भी एक साथ में लिया है, ये मिलता नहीं है जनरली। मतलब हमको बहुत सेग्रीगेटेड टॉपिक्स मिलते हैं, बट ओनली आईएएस पे हमने जीएस 1 ज्योग्राफी के लिए एक बहुत ही शानदार, आई पर्सनली वाउच फॉर दैट, एक हमने प्रहार डॉक्यूमेंट निकाला है जिसमें आपको ना सिर्फ स्टैटिक बट आपको करंट अफेयर से लिंक कैसे करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ ही में कलेक्टिव मिल जाएगी। देखो, पहला क्वेश्चन, ये तो पहला क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन द हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स। हिमालयन क्षेत्र और पश्चिमी घाटों में भूस्खलन के डिफरेंट कारण क्या हैं, उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। सेम एग्जैक्ट डिट्टो क्वेश्चन 2013 में आया था कि हिमालय में ज़्यादा फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड क्यों होते हैं वेस्टर्न घाट के बजाय। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी से उठा के दिया गया है। एनसीईआरटी 11th क्लास इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, सबसे लास्ट वाला, उसके अंदर लैंडस्लाइड का एक एग्जैक्ट टॉपिक दिया हुआ है। उसमें मैप दिया हुआ है इंडिया का लैंडस्लाइड रीजन कौन सा है, कौन सा हाई वनरेबल लैंडस्लाइड एरिया है, कौन सा मीडियम है, कहाँ पे नहीं है, उसी के अंदर रीजन दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से कि हमने वो चैप्टर नहीं पढ़ा, हमने मिस कर दिया है। हमको इतना पता है कि लैंडस्लाइड क्या होता है। लैंडस्लाइड क्या होता है कि जो मेरी ज़मीन है वो नीचे की तरफ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी खिसकने लग जाती है। ये तो बेसिक है। देखो, अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर करा है तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको रहेगी, बट मुझे एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता। ओके, अगर मेरा अ पोर्शन ऑफ लैंड नीचे की तरफ खिसक रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या होगा, फ्रजाइल होगा। फ्रजाइल होने का मतलब हुआ कि ये बहुत सॉलिड पार्ट नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक मेरी इग्नियस रॉक है और एक मेरी सेडिमेंट्री रॉक है, दोनों में से लूजली कंसोलिडेटेड कौन सी होगी, सेडिमेंट्री रॉक। अब इंडिया के ओरिजिन की स्टोरी याद करो। हिमालय का ओरिजिन कैसे हुआ था, हमारी इंडियन प्लेट थी वो टकराई थी, तो यहाँ पे जो हमारा तेत्सी सी था, इससे जियोसिंक्लाइन क्रिएट हुआ था, और इसी से जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराई तो ये जियोसिंक्लाइन अपलिफ्ट होकर यहाँ पे इसने मेरा हिमालय का ओरिजिन करा था। दिस वाज कॉन्टिनेंटल कॉलिजन हुआ था एंड बीच में तेत्सी सी जो था वो उसका सैंडविच बन गया था। तो ये हिमालयाज, और अगर आप कभी हिमालयन स्टेट्स की तरफ घूमने भी गए हो और अगर आपने हिमालयन को थोड़ा सा भी, किसी भी शिवालिक को भी अगर आपने थोड़ा सा केयरफुली देखा है, आपने देखा होगा वो बहुत ही फ्रजाइल, मतलब ऐसा लगता है जैसे अभी हाथ लगाओ गिर जाए। नॉट एग्जैक्टली गिर जाएगा, आई मीन टू से कि वो आपको सॉलिड रॉक जैसा नहीं दिखेगा, आपको उसमें सेडिमेंट्री लेयर्स दिखेंगी। जब कोई पहाड़ सेडिमेंट का बना हुआ है, और ये आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जो इंडियन प्लेट है इट इज़ कंटिन्यूसली स्टिल हिटिंग द यूरेशियन प्लेट, ये नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में अभी भी एवरी डे मूव कर रही है, और ये एरिया अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। पूरे हिमालयन बेल्ट में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक छुपा हुआ है, ठीक है, विच कैन हैपन एनी टाइम बिकॉज स्टिल वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी कि हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या। तो नाउ दो चीज़ें मिल गई, एक तो ये प्लेट कंटिन्यूसली मूव कर रही है, सेडिमेंट है, तो हो गया ना। जब ओरिजिन मुझे पता चल गया है तो एक तो मेरा रीजन चला जाएगा, कॉजेस के अंदर एक चला जाएगा इसके ओरिजिन का रीजन। नेचर ऑफ रॉक क्या है, नेचर ऑफ रॉक
की वजह से किस तरीके से हिमालय लूजली कंसोलिडेटेड है, और अगर ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया भी है यहाँ पे तो इसलिए हो जाता है। वेस्टर्न घाट के अंदर क्या है, सॉलिड है भाई, ब्लॉक माउंटेन्स हैं यहाँ पे, इस तरह की किसी लूजली कंसोलिडेटेड माउंटेन नहीं बिल्ड हुआ है, बहुत सॉलिड है, और ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया भी नहीं है, तो इसकी वजह से हिमालयाज में लैंडस्लाइड बहुत कम होता है। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच इज़ माई एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। देखो, जब आपको इस तरह के कॉजेज लिखने के लिए बोला जाए ना, तो आप हमेशा कॉजेज को दो पार्ट में डिवाइड करो, नेचुरल कॉजेज एंड एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल जो नेचर से रिलेट हो गए, इसका ओरिजिन हो गया अर्थक्वेक एरिया हो गया है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे देखो, एंथ्रोपोजेनिक के अंदर भी आप बोलोगे कि ऐसा तो नहीं है कि वेस्टर्न घाट में एक्टिविटीज़ नहीं होती है, यू आर एग्जैक्टली राइट, होती है, बिल्कुल होती है, बट अगेन वेस्टर्न घाट जो है वो ब्लॉक माउंटेन है, वो सॉलिड माउंटेन है, उसका सेडिमेंट्री से नहीं बना हुआ है, तो ये जो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज होते हैं। और दूसरा ये जो हिमालयन रिवर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डैम क्रिएट हो रहा है, रिजर्वॉयर क्रिएट हो रहा है। ये रिजर्वॉयर जब यहाँ पे बिल्ड होता है तो ये यहाँ पे प्लेट पे प्रेशर डालता है, पानी का प्रेशर होता है, ठीक है। आप गुब्बारा भी किसी के ऊपर फेंकोगे पानी से भरा हुआ तो उसको चोट लगती है क्योंकि उसमें वेट है। तो ये रिजर्वॉयर जो डैम के पीछे बनता है, इसमें वेट है, ये प्लेट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है और अर्थक्वेक को इंटेंसीफाई करता है, अर्थक्वेक को जल्दी बुला देता है, आई वुड से, कि अक्रेंस के लिए। उसके अलावा इंडस्ट्रियल रीजन हो गया, यहाँ पे टूरिज्म बढ़ रहा है, रोड्स क्रिएट हो रही हैं, उसकी वजह से मिनी बॉम्ब ब्लास्ट्स होते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली। ऑल दीज रीजन आर दी एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज की लैंडस्लाइड एरिया क्यों ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे हिमालयाज के आसपास में। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ मैप ऑफ द लैंडस्लाइड, कहाँ पे ज़्यादा है तो आप हिमालयन स्टेट्स में रेड करोगे, या फिर आप कोई भी एक यहाँ पे सिंबल दे दोगे, क्रॉस का, लाइन का, डॉट डॉट का, या फिर इसको आप इसी तरीके से बना दोगे कि ये वाले जो एरिया हैं, दीज आर माई सीवियर टू हाई लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये तो खैर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है कि हिमालयन रीजन ज़्यादा प्रोन क्यों है। कुल यही इसी के तरह का हमने कंटेंट जो है प्रहार के अंदर भी दे के रखा है। आप देख सकते हो कि लैंडस्लाइड क्या होता है, उसके कॉजेज क्या हैं, इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, इसका ग्लोबल एंड इसका लोकल इम्पैक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें इस बुकलेट के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके दी हुई है। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना थोड़ा बहुत ही मिक्सचर है, ये क्वेश्चन इकोनॉमी एंड जियोग्राफी का मिक्सचर है, इसमें सोसाइटी भी अंदर है। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ द गोंडवाना लैंड, इट्स माइनिंग इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूट मच लेस टू इट्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इन परसेंटेज डिस्कस। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट बोल रहा है कि इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का एक कंट्री था। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा जस्टिफाई करेंगे कि हाँ भाई, पहले मेरा ऐसा पेंजिया था, पेंजिया मेरा लोरेशिया एंड गोंडवाना में बाइफरकेट हुआ, और फिर गोंडवाना मेरा डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में बाइफरकेट हुआ, जिसमें से एक प्लेट जो है वो मेरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की भी थी। और ये जो मेरी इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये जो ग्रीन दिख रही है यहाँ पे देखो, ये जो ग्रीन प्लेट है, इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट एरिया, ये नॉर्थ ईस्ट एरिया की तरफ मूव होना स्टार्ट हुई, और यहाँ पे ये मेरी यूरेशियन प्लेट से टकराई, और ये मेरा इंडिया यहाँ पे आया। ठीक है, मैंने इसको गोंडवाना लैंड बोला है क्योंकि ये इंडिया के अंदर एक एरिया भी है गोंडवाना, विच कम्स फ्रॉम द नेम कि इट वॉज वंस अपॉन अ टाइम अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। तो यहाँ पे जब इंडिया इस तरीके से मूव कर रहा था, तो एक तो यहाँ पे जो मेरी गोंडवाना लैंड है ये कार्बोनिफरस एरा के अंदर हुई थी, तो इंडिया का जो 97% तक का कोल रिजर्व है ये गोंडवाना लैंड के अंदर आता है। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिली, एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है। एनसीईआरटी में बहुत स्पेसिफिकली हमारा क्लास 10 का एक चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, आई थिंक हाँ यही चैप्टर है, उसमें बहुत स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि हमारे यहाँ पे 2 जियोलॉजिकल एजेस गोंडवाना और टर्सरी डिपॉजिट्स हैं। 80% ऑफ द कोल विच इज़ ऑल्सो ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी, बिटुमिनस टाइप का एंड नॉन कोकिंग ग्रेड का है, ये मुझे गोंडवाना से मिलता है। कहाँ पे ये मेरा गोंडवाना वाला एरिया आता है, दिस रीजन, दिस इज़ माई गोंडवाना रीजन। ठीक है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है नॉर्थ ईस्टर्न में, ये मेरा टर्सरी डिपॉजिट्स हैं, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी का कोक मिलता है। इसके अलावा जब इंडियन प्लेट मूव हो रही थी मेरी यूरेशियन प्लेट की तरफ में, तो यहाँ पे मेरा एक लावा इरप्ट हुआ था, ठीक है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट की वजह से, तो यहाँ पे मेरा डेक्कन प्लेट्यू भी है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया है, विच आई मीन टू से कि यहाँ पे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक हमारे मिनरल रिजर्व्स बहुत है। इंडिया इज़ वेरी वेरी रिच इन मिनरल रिजर्व्स। सो
दो वी वर पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, और हम गोंडवाना लैंड का पार्ट होने से हम क्या प्रूफ कर रहे हैं कि हम मिनरल रिच हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक दोनों मिनरल रिच हैं हम, हमारे पेनिनसुलर इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द पेनिनसुलर इंडिया, आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट द हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इस रीजन को मेंशन मत करना, ठीक है, सिर्फ इस पेनिनसुलर इंडिया को मेंशन करना। पेनिनसुलर इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल स्कोप बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बट स्टिल हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो खुद ही बोला है कि फिर भी हमारा जो इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूट है जीडीपी के अंदर वो इतना कम क्यों है। अब आप हमको पता चल गया है कि हाँ भाई हम मिनरल रिच हैं, बट फिर कम क्यों है, तो हम थोड़ा सा आइडिया देंगे कि हाँ हमारा जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो 25.92% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, और उसमें से माइनिंग एंड क्वेरिंग जो है वो 1.63% एंड मैन्युफैक्चरिंग 14.43। मैन्युफैक्चरिंग में XYZ एक्टिविटीज़ आ सकती हैं, उसका माइनिंग से रिलेट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट माइनिंग पर्टिकुलरली मेरी 1.63 कंट्रीब्यूट कर रही है। एंड कंपेयर टू दी अदर गोंडवाना कंट्रीज़, कंपेयर टू दी अदर गोंडवाना लैंड कंट्रीज, इंडिया के अंदर ये कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है। नाउ आप अपना इकोनॉमी वाला पोर्शन लेके आ जाओ, यहाँ पे ज्योग्राफी वाला पोर्शन फिनिश कर दिया, अब इकोनॉमी वाला पोर्शन लेके आ जाओ कि क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन सही नहीं है, मेरे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स इस तरह के हैं, मेरी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ नहीं है, मेरी ट्रांसपोर्टेशनल फैसिलिटीज़ नहीं है, लिंकेज विद द हिंटरलैंड सिटीज़ नहीं है, लिंकेज विद द पोर्टलैंड सिटीज़ नहीं है, एग्रीकल्चर फील्ड जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो हम जो बोलते हैं कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज विद एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ है वो मेरा कंप्लीट नहीं है, टारगेट एंड अचीवमेंट के बीच में गैप है, स्किल्ड एंड इफिशिएंट पर्सनल्स नहीं है, XYZ आप 5-10 टाइम के, और इसमें आप ये भी लिखो कि यहाँ पे जो है इसी एरिया के अंदर गोंड पीपल रहते हैं विच आर इन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, दीज गोंडवाना लैंड का जो एरिया है वहीं पे मेरी गोंड ट्राइब रहती है, सो दैट इज़ ऑल्सो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया। तो वहाँ पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड द सोशल इम्पैक्ट की वजह से भी वहाँ पे माइनिंग जो है वो इम्पैक्ट होती है। जस्ट फ्रेम योर आंसर, 10 नंबर का सवाल है, थोड़ा सा गोंडवाना लैंड के बारे में, इंडिया के फॉर्मेशन के बारे में, इंडिया की मिनरल रिचनेस के बारे में लिखोगे, आधा सवाल तो उधर ही कंप्लीट हो गया, और आधा हो जाएगा जब मेंशन करोगे कि क्यों कितनी ग्रोथ है और ग्रोथ के कम होने के रीज़न क्या है, आधा क्वेश्चन उधर कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट तभी होता है जब आप लिखो कि हाँ इंडिया में गोंडवाना लैंड ओरिजिन होने की वजह से क्या मेरे को मेजर, मतलब वाई दिस लाइन, अगर उन्होंने मेंशन करा है ना कि हाँ ये कंट्री ऑफ गोंडवाना लैंड है, तो मेरे को मेंशन करना पड़ेगा कि इसका रीज़न क्या है। दे हैव नॉट मेंशनड इट जस्ट टू से इट, दे हैव मेंशनड इट कि हाँ मेरे को अब बताओ कि इतना मिनरल रिच है बट फिर भी मेरा इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन कम क्यों है। तो लिंकिंग ऑफ ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी है यहाँ पे। आर वी क्लियर विद क्वेश्चन नंबर 2? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस क्वेश्चन को पहली बार जब मैंने पढ़ा तो मैंने इसको बहुत रॉन्गली इंटरप्रेट कर लिया था। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दी एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड एरिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। जो पहली बार मैंने पढ़ा तो मैंने इसको बिल्कुल ही उल्टा ले लिया था कि हम अर्बन एरिया के अंदर वाटर बॉडीज़ को रिक्लेम कर रहे हैं, वो नहीं था, मैंने इनटू को इन पढ़ लिया था। इसका मतलब है कि हम अर्बन एरिया को, देखो शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार के पर्यावरण प्रभाव क्या है। हम जो वाटर बॉडीज़ में इंक्रोच कर रहे हैं, जो लैंड एरिया वेटलैंड एरिया है उसमें इंक्रोच करके अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन करा जा रहा है, वहाँ पे प्लेन एरिया करा जा रहा है, लेक जो है वो रिड्यूस हो रही है, डिसअपियर हो रही है और पोल्यूटेड हो रही है। इन सब का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे को नहीं पता कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि किसी भी वाटर बॉडी का एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन क्या होता है, और अगर वो वाटर बॉडी वहाँ नहीं रहेगी तो उसका रिवर्स एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से कि शाम को आपके घर के आसपास में कोई लेक है, तो आप हमेशा कोशिश करते हो कि मैं अर्ली मॉर्निंग शाम को जब भी मेरा मन नहीं लग रहा है तो मैं थोड़ा लेक के पास जाया हूँ। क्यों जाया हूँ? इट फील्स गुड। क्यों? लेक है, वहाँ पे थोड़ा इवोपरेशन होता है, पेड़ पौधे हैं, अच्छा लगता है, मॉइस्चर कंटेंट हाई है, आसपास में लेक की वजह से मेरा अंडरग्राउंड वाटर भी रिचार्ज, जस्ट इमेजिन यही होता है, लेक की वजह से मेरा अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा एक तो मेरा ड्रेनेज पैटर्न भी बन रहा है। देन आई हैव वेटलैंड्स इनटू माई सिटी ऑल्सो। तो वो क्या बोलती है, वेटलैंड्स को हम बोलते हैं किडनीज, है ना, क्योंकि वो क्या करती है, वाटर को प्यूरिफाई करती है, वाटर को रिजर्व करके रखती है, फ्लड नहीं आने देती है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करके रखती है, वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करके रखती है।
यही उपयोग होते हैं वाटर बॉडीज़ के। अब मैंने इन सारी वाटर बॉडीज़ पे लैंड यूज़ कर दिया, अर्बन एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर दिया, तो क्या ये सारी चीज़ें मेरी नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं हो जाएंगी? तो कैन नॉट वी राइट एन आंसर कि क्या इसका इम्प्लीकेशन होगा। तो देखो इसमें अगर आपके पास फैक्चुअल है, एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप मेंस लिख रहे हो तो आप थोड़ी बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अपने पास रखोगे, तो थोड़ी बहुत ये एक SBI का भी रिपोर्ट आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि इंडिया ना वाटर, वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया में पानी की कमी नहीं है। हिमालयन रिवर है हमारी, पेनिनसुलर रिवर है हमारी, इतनी सारी हमारी रामसर वेटलैंड्स हैं, लेक्स हैं हमारे पास में, आर्टिफिशियल लेक्स हैं हमारे पास में। सो इंडिया इज़ नॉट अ वाटर डिफिसिट कंट्री, इंडिया इज़ वाटर इल मैनेज्ड कंट्री। वाटर यहाँ पे मैनेज्ड नहीं है, तो वाटर स्ट्रेस इसीलिए बोला जा रहा है कि जो भी हमारे पास वाटर बॉडीज़ हैं, इवन देख लो यमुना पूरी पोल्यूटेड है, गंगा को हम पोल्यूट कर रहे हैं। सो अभी पोल्यूटेड वाटर इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन बॉडी, वी कैन नॉट ड्रिंक, सो दैट इज़ वाई वी आर बिकमिंग द वाटर स्ट्रेस्ड। अर्बन एरियाज़ के अंदर अभी हमारी 33% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग इन टू द अर्बन एरिया, एंड विद एवरी इंक्रीजिंग ईयर दिस 33% एरिया इज इंक्रीजिंग ऑल्सो। हर साल पॉपुलेशन रूरल टू अर्बन माइग्रेट हो रही है। ये जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, इससे अर्बन एरियाज़ में वाटर बॉडीज़ पे स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। अर्बन एरियाज़ का एरिया लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो जो भी रिसोर्सेज है उन पे कंटिन्यूसली रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। सो दैट इज़ वाई आजकल मोस्ट ऑफ द सिटीज़ हैं, इनको कहा जाता है कि दे आर ब्लैक होल फॉर द वाटर। अब इतनी पॉपुलेशन है, पानी की कमी को पूरी करने के लिए, दैट्स वाई दे आर नॉन एज द ब्लैक होल्स ऑफ दैट। उसके अलावा जितना भी पोल्यूटेंट है, म्यूनसिपल हो गया, सीवेज हो गया, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस हो गया, सबका सब, जो भी कोई लेक हुई है, वेटलैंड हुआ है, आसपास में से कोई रिवर निकल रही है, उसमें डाल दिया जाता है। तो लेक आर एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। ये देखो ये कंटेंट, ये जो स्लाइड है, ये टेलीग्राम हमारा जो ग्रुप है उस पर हम टेलीग्राफ ग्रुप जो है उसके अंदर हम टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है उसके अंदर इसको अपलोड कर देंगे। सो आप देख सकते हो कि किस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जस्ट थिंक ब्रॉडली, क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल देना पड़ेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में मुझे स्पेसिफिकली पूछा है कि भाई एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ में। लेट जस्ट से कि मुझे 5, 10, 15 एग्जाम्पल नहीं याद है, बट मैंने थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ा है, न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ, मुझे रामसर की वेटलैंड भी अगर मुझे याद है ना, तो उनसे भी मेरा काम चल जाएगा। केरल की अस्तामुडी लेक को नाम लिखो, इसमें पोल्यूशन हो रहा है, ऑयल स्पिल हो रहा है कंटिन्यूसली वहाँ पे। सांभर लेक है, सांभर लेक में आपने रिसेंटली पढ़ा होगा कि कितने सारे जो बर्ड्स हैं उनकी डेथ हो गई थी। बेंगलोर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो लेक है उनका एरिया कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है और वो पोल्यूट हो रही है, वहाँ पे फायर के इवेंट्स होने स्टार्ट हो गए हैं। जोधपुर के अंदर एक जयसमंद लेक है, वहाँ पे माइनिंग, स्टोन माइनिंग होती है, तो उसकी वजह से वो लेक एक तो वो पूरी ख़त्म ही हो गई है, अभी वो मतलब इट जस्ट लुक्स लाइक ए डिप्रेशन एरिया। फरीदाबाद के पास में बड़का लेक है, एक हमारी यहाँ पे दमदम लेक है, दमदमा लेक है आई थिंक, हाँ। सो ऑल दिस लेक्स आर रिड्यूसिंग। तो ये छोटे बड़े आपके आसपास में भी अगर कोई लेक है, जस्ट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, ठीक है। तो जैसे भोपाल के अंदर लेक हो गई है, उदयपुर के अंदर हो गई है, गिव एग्जाम्पल ऑफ दीज लेक्स एंड जस्ट टेल कि किस तरीके से पोल्यूट हो रही है, इनका एरिया रिड्यूस हो रहा है और इसका जो इम्पैक्ट है आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। वाटर स्टोरेज नहीं हो रहा है, सॉइल मॉइस्चर रिड्यूस हो रहा है, माइक्रो क्लाइमेट जो मैंने आपको बताया कि जब हम लेक के पास जाते हैं देन वी फील गुड, हमको अच्छा लगता है, सुहाना मौसम लगता है, दैट इज़ कमिंग आउट। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है क्योंकि इस लेक्स के पानी से आसपास में जंगल प्रोड्यूस होता है, तो वो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन नहीं, अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा, डिफॉरेस्टेशन होगा तो जाहिर सी बात है जैसे भी बारिश होगी, एक तो पूरा सिटी फ्लड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, सॉइल इरोजन पूरा इंक्रीज हो जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा, वाटर फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, बायोडाइवर्सिटी पूरी रिड्यूस हो जाएगी, फ्लड बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएगा। सो इस तरीके से आप अब लिख सकते हो कि क्या क्या एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। इजी क्वेश्चन है ना, नहीं है, टफ नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन द ग्लोबल अकरेंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन इन 2021 एंड द इम्पैक्ट ऑन रीजनल एनवायरनमेंट। देखो आप ऑनेस्टली मुझसे पूछोगे तो क्या नाम बता दो वॉल्केनिक इरप्शंस के, मुझे नहीं याद आएंगे, मुझे बिल्कुल याद नहीं आएंगे कि क्या क्या नाम थे। दीज आर लाइक हु रिमेंबर द नेम्स इन लास्ट 1 ईयर कि कितने वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपको 2-3 याद है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आप उन 2-3 को मेंशन करो यहाँ पे। एंड इफ़ यू आर अंडर माई कैटेगरी कि भाई मुझे नहीं याद रहता कि कौन कौन से वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे, तो पर मुझे ये तो पता है कि यहाँ पे मेरी रिंग ऑफ फायर है,
मुझे ये तो पता है कि रिंग ऑफ फायर के आसपास में कंट्रीज़ कौन सी हैं, मैं ये तो लिख सकती हूँ ना। मैं यहाँ पे ये मेरा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज़ है, मेरी एक्वेडोर हो गई, मेरा कुछ कंट्रीज़ हो गई जिनके नाम मुझे याद हैं, जापान हो गया है, इंडोनेशिया हो गया है, जहाँ पे ऑल द टाइम वोल्केनिक इरप्शन होता है। ये तो मैं लिख सकती हूँ आराम से, दीज आई नो। तो ये मैंने लिख दिए। और ये भी मुझे पता है कि ऑन एन एवरेज अराउंड 20 to 25 वोल्केनोज ऑल द टाइम एक्टिव रहते हैं हमारे ग्लोब पे। ज़रूरी नहीं है कि उनमें बहुत हाई इरप्शन हो कि वो न्यूज़ बनाए, हर कोई न्यूज़ नहीं बनाता है। जैसा वो आइसलैंड के एक वोल्केनो ने बनाया था जिसका बड़ा अजीब सा अटपटा सा नाम था, और वो उस पर लोग जाके अपना बारबेक्यू सेक रहे हैं, तो उसने काफ़ी न्यूज़ बनाई थी आइसलैंड में, क्योंकि उसको सोशल मीडिया कवरेज बहुत मिल गया था। हर किसी वोल्केनो को इतना सोशल मीडिया कवरेज नहीं मिलता है अनटिल अनलेस इट इज़ लाइक पोम्पाई और काराकातू। तो हमें नहीं याद है, बट हमने मेंशन कर दिया है कि अराउंड 20 to 25 वोल्केनोज ऑन एन एवरेज इतना है। अगर आप मेंशन करो तो आप अराउंड 30 के आसपास भी मेंशन कर दो। एंड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में कंट्रीज़ के नाम मेंशन कर दो इफ़ यू रिमेंबर दोज नेम्स, जहाँ जहाँ पे मेरे एक्टिव वोल्केनोज होते हैं। ठीक है, ओके। ग्लोबल अकरेंस हो गई है। अब इसमें मेंशन मुझे सिर्फ ग्लोबल अकरेंस के बारे में पूछा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ही छोटे शब्दों के अंदर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में बात करूँगी कि किस तरीके से यहाँ पे मेरी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, यहाँ पे जो मेरी ओशनिक प्लेट है वो सबडक्ट हो रही है। जहाँ जहाँ पे सबडक्शन हो रहा है वहाँ पे मेरी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑरिजिन हो रही है, ओशन कॉन्टिनेंट कॉलिजन पे, जहाँ पे थोड़ा सा मेंशन हो गया। देन कम्स दिस सेकेंड पार्ट ऑफ माई क्वेश्चन विच सेज कि उसका रीजनल एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। जब वोल्केनो होता है, वोल्केनो इरप्ट होता है, तो उसके साथ में गैस निकलती है, पायरोक्लास्ट निकलता है, सल्फर निकलता है, वाटर वेपर निकलता है, बहुत सारा लावा निकलता है, बहुत सारी एशेज निकलती हैं। क्या ये सारी चीज़ें मुझे पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगी? लेट्स जस्ट से देती है, नहीं देती है। फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से कि मेरे को सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है। जैसे ही वोल्केनिक इरप्शन हुआ, देखो ये चीज़ें ऐसी है ना, कभी आपको किसी भी बुक में स्पेसिफिक आंसर नहीं मिलेगा। दीज आर द थिंग्स जो आपने अभी तक पढ़ी है, उसी को उसी टाइम पे कंसोलिडेट करो, दिमाग में कॉमन सेंस लेके आओ, जितना वाइड सोच सकते हो उतना वाइड सोच के उसका आंसर लिखो। जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो बहुत सारी ऐश गई। जब ऐश एनवायरनमेंट में जाएगी तो क्या होगा, डस्ट पार्टिकल एनवायरनमेंट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से एक तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, दूसरा जो सोलर इंसोलेशन है वो नहीं फॉल होगा, क्योंकि डस्ट पार्टिकल सोलर इंसोलेशन को स्कैटर कर देता है। तो मेरा ज़मीन पे, पेड़ पौधों पे, ह्यूमन पे सोलर इंसोलेशन नहीं मिलेगा। सो इट बिकम्स वेरी कोल्ड, कूल एनवायरनमेंट हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। उसके बाद में जो ऐश है गिरेगी भी, फाइनली जब वो गिरेगी तो वो पूरा एक ब्लैंकेट टाइप, पूरा ऐश ही कर देता है, वहाँ पे ब्लैंकेट टाइप बना देगा। चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी दुकान हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर फील्ड हो, चाहे इंडस्ट्रियल प्लांट हो, हर जगह पे जब वो इतना बड़ा लाइक आप बोलो कि बहुत थिक लेयर ऑफ एशेस जब गिरेंगी, तो क्या वो फॉर सम टाइम किसी पर्पज़ के लिए रहेगा? नहीं रहेगा। हर जगह पे एक तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई है। देन देयर इज़ लावा फ्लो ऑल्सो। तो लावा फ्लो क्या करता है, पूरे एरिया को सील कर देता है, ठीक है। और वही मतलब दिस विल क्रिएट अ मीटर्स ऑफ थिकनेस लेयर यहाँ पे पूरी। देन दैट सरफेस एरिया ऑल्सो विल नॉट बी इन यूज फॉर ईयर्स। फिर जो पायरोक्लास्ट सर्जेस होते हैं दैट कैन एक्चुअली वाइप आउट, और अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ व्हेन वोल्केनिक इरप्शंस आर हैपन, जैसे आइसलैंड के अंदर हुआ था, तो वहाँ पे काफ़ी स्वॉर्म्स ऑफ अर्थक्वेक्स आए थे, काफ़ी मेजर एंड माइनर अर्थक्वेक्स आए थे वहाँ पे। देन इफ़ देयर इज़ अ लूज रॉक है अगर कोई वोल्केनिक इस पे एरिया पे, तो दिस विल ऑल्सो कॉज लैंडस्लाइड ऑल्सो। ये जो मेरा पायरोक्लास्ट फ्लो होता है, अगर ये किसी लेक या सी के अंदर गिर जाता है तो वहाँ पे दिस माइट ऑल्सो सर्ज इनटू अ सुनामी ऑल्सो। जो वोल्केनिक ऐश एटमॉस्फेयर में जा रही है, दिस विल ऑल्सो क्रिएट अ काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो कि विजिबिलिटी एरिया को कम कर देगी। इससे एक एयर ट्रैफिक को भी थ्रेट होता है। जो हॉटिश पार्टिकल्स होते हैं वो एयरक्राफ्ट के टर्बाइंस में एंटर हो जाते हैं, इंजन फेलियर हो जाता है, पूरा का पूरा एयर ट्रैफिक जो है वो कुछ समय के लिए हॉल्ट हो जाता है। सो ये कुछ रीजनल इम्प्लीकेशंस हैं। आप इसको हेल्थ के ऊपर भी लिख सकते हो, रीजनल इम्प्लीकेशंस को, कि वहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन पे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, वहाँ पे एग्रीकल्चर पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, वहाँ के एनवायरनमेंट पे, वहाँ के वाटर विल ऑल्सो गेट पोल्यूटेड, एयर विल ऑल्सो गेट पोल्यूटेड वहाँ पे। इन सब चीज़ों के बारे में हम लिख सकते हैं कि दीज आर सम रीजनल इम्प्लीकेशंस ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है।
सिंपल क्वेश्चन था. देन दिस क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज इंडिया कंसिडर्ड एज अ सब कॉन्टिनेंट, इलोबरेट योर आंसर. बहुत ही दिस आंसर इज ऑल्सो गिवन इन टू दी एनसीईआरटी क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंडिया, उसके अंदर लिखा हुआ है इंडिया एंड इट्स सब कॉन्टिनेंट. इनफैक्ट उसके जो क्वेश्चंस हैं लास्ट एट दी एंड जो क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं उसके अंदर भी विच आर द कंट्रीज एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिया हुआ है. सो व्हाट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट. देखो कॉन्टिनेंट क्या होता है, एक सेपरेट हम एक जियोग्राफिकल ब्लॉक को हम बोलते हैं कि दिस इज एन कॉन्टिनेंटल एरिया. कॉन्टिनेंट एक सेपरेट काफ़ी बड़ा लार्ज डिस्टिंक्ट और सेपरेट होता है जिसकी सराउंडिंग डिफरेंट होती हैं. सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, ये जियोग्राफिकल साइज में कॉन्टिनेंट से छोटा होगा लेकिन इसका टोपोग्राफिकल फीचर बहुत डिस्टिंक्टिव होता है. इट हैज़ अ वेरी डिस्टिंक्टिव डाइवर्स कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस, पॉलिटिकली गवर्न डिफरेंट कंट्रीज होती हैं और ये सब आपस में मिलके एक सब कॉन्टिनेंट बनाती हैं विच इज़ अ लाइक स्मॉलर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. ठीक है. इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारी इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स ये कंट्रीज आती हैं. ऑल दीज कंट्रीज बिकम्स अ पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. नाउ व्हाई दिस एरिया इज बीइंग कॉल्ड एज एन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. द आंसर लाइज इनटू हाउ दिस वाज फॉर्म्ड. अर्लियर जब हमने अभी गोंडवाना लैंड वाला भी देखा था, देन वी सॉ कि इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वंस अपॉन अ टाइम इट इज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड. सो नाउ दिस इज अ सेपरेट ब्लॉक. ये पूरा यूरेशिया का पार्ट है. रेस्ट ऑफ द ग्रे एरिया यू सी दिस इज अ पार्ट ऑफ द यूरेशियन प्लेट जो हमारी है एंड दिस इज अ सेपरेट इंडियन प्लेट. और उसमें भी पर्टिकुलरली मेरा जो ये पेनिनसुलर वाला इंडिया है दिस इज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड. सो दिस इज कम्प्लीटली जियोलॉजिकली डिस्टिंक्टिव पार्ट. तो जब इस तरीके से तो फर्स्ट आई विल राइट कि आई हैव माई हिमालयन बेल्ट हियर, माई पेनिनसुलर इंडिया हियर, माई डेक्कन प्लेट्यू हियर, माई अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे थार डेजर्ट है. सो जियोलॉजिकली या फिर मैं बोलूँ जियोग्राफिकली इट इज़ वेरी डिस्टिंक्टिव. देन आई विल ऑल्सो मैंशन अबाउट द कल्चर कि हाउ इंडिया का कल्चर फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, from north to south, east to west, how we have a very distinctive culture, how we have a very different language. हमारा culture, हमारे traditions, सारी चीज़ें काफ़ी distinctive हैं. तो इस वजह से इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है. फॉर दैट यू हैव टू मेक दिस मैप. आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो. जियोग्राफिकल रीजन्स, पॉलिटिकल रीजन्स, कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड आप सोशल डाइवर्सिटी भी लिख सकते हो यहाँ पे. इस तरीके से आप एक पूरा छोटा सा डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो. ठीक है. देन माई अनदर क्वेश्चन इज माई क्वेश्चन नंबर विच वन इज दैट, दिस वन, क्वेश्चन नंबर 14. Briefly mention the alignment of major mountain range of the world and explain their impact on the local weather conditions with example. इसके लिए आपको सिर्फ कुछ, देखो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा 15 नंबर का क्वेश्चन है ये. आपको सारी माउंटेन रेंजेस नहीं करनी है. मेजर पूछा है ना तो हम रॉकीज़ के बारे में बात करेंगे, एंडीज़ के बारे में बात करेंगे, डेफिनेटली हिमालयाज़ के बारे में, एल्प्स के बारे में बात करेंगे, हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में, यूराल माउंटेन के बारे में. हम इतना अगर बात कर लेंगे सफिशिएंट है हमारा. नोट हियर, एल्प्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है. और थोड़ा अगर आप चाहो तो एटलस के बारे में बात कर सकते हो. विदाउट इनके इतना कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 7 माउंटेन रेंजेस के बारे में बात कर लो, सफिशिएंट है. सो व्हाट वी विल डू, और इनका अलाइनमेंट ना डिवाइड कर लेंगे हम 2 कैटेगरी में. एक तो हो जाएगा मेरा नॉर्थ टू साउथ अलाइनमेंट हो जाएगा, जिसमें मेरा आ जाएगा रॉकीज, जिसमें मेरा आ जाएगा एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आ जाएगा और मेरा यूराल माउंटेन आ जाएगा. देखो नॉर्थ टू साउथ अलाइनमेंट, नॉर्थ टू साउथ अलाइनमेंट, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ. और एक हो जाएगा मेरा वेस्ट टू ईस्ट अलाइनमेंट के अंदर, जिसमें आ जाएगा मेरा एटलस, एल्प्स, हिमालयास आ जाएगा. ठीक है. अब इन कैटेगराइज करने के बाद में सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, मेजर अलाइनमेंट हमने मेंशन कर दिया मेजर माउंटेन्स का. अब उसका इम्पैक्ट क्या है लोकल वेदर कंडीशंस पे. ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी. अब इसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. देखो एक बहुत जनरल फिनोमिना होता है विंडवर्ड साइड एंड द लीवर्ड साइड, राइट, कि जो माउंटेन रेंज होती है यहाँ पे जब मॉइस्चर लेडन विंड्स इसके वन साइड पे एंटर करती हैं तो ये यहाँ पे ऊपर की तरफ उठती है, राइज होती है, कंडेंसेशन होता है, बारिश करती है. जिस तरफ ज़्यादा बारिश होती है इसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं और ऑपोजिट साइड को हम लीवर्ड साइड बोलते हैं.
तो इन ऑलमोस्ट सारे माउंटेन्स के अंदर ये लोकल कंडीशन आपको दिखाई देगी कि एक साइड इसका विंडवर्ड साइड होगा और दूसरा वाला साइड इसका लीवर्ड साइड होगा। और हम विंडवर्ड एंड लीवर्ड साइड का डायग्राम बना सकते हैं। हम बहुत ईजिली लिख सकते हैं कि यहाँ से मेरे पैसिफिक ओशन से जो मॉइस्चर लेडन विंड्स आ रही हैं वो रॉकीज से टकराती हैं, तो एक साइड में मेरा वेस्टर्न साइड ऑफ माई नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड माई वेस्टर्न साइड ऑफ एंडीज कॉन्टिनेंट ऑल्सो। यहाँ पे तो खैर कोल्ड करंट है, पेरुवियन करंट, तो यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशंस, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डिजर्टेड एरिया भी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑल्सो सेम कि मेरा यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे वार्म ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट वार्म ऑस्ट्रेलियन करंट चलती है एंड जिनकी वजह से यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है। बट दिस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अगेन इट ब्रिंग्स द विंडवर्ड एंड द लीवर्ड साइड। तो एक तो ये हो गया नॉर्थ एंड साउथ अलाइनमेंट के अंदर, ठीक है। सेकेंड लोकल कंडीशंस क्या हो जाएंगी कि जहाँ पे भी जैसे ही एल्टीट्यूड आता है मेरा टेम्परेचर मेरा लो हो जाएगा, प्रेशर मेरा लो हो जाता है ना, तो यहाँ पे अच्छे खासे हिल स्टेशंस रहते हैं, लोकल कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। सिमिलरली सेम गोज फॉर दी माई फॉरेस्ट एरिया, वेजिटेशन ऑल्सो। एक हो गया ये। सेकंड, यहाँ से लोकल विंड्स के बारे में बात करना, टॉक अबाउट लोकल विंड्स। लोकल विंड्स के बारे में आपने जैसे चिनूक हो गया है, इनके बारे में आपने डेफिनेटली प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा कि कौन सी लोकल विंड कहाँ से ओरिजिनेट होती है। आपने हर्मिटन के बारे में पढ़ा होगा, लू के बारे में पढ़ा होगा, चिनूक के बारे में पढ़ा होगा। सो कौन सी डॉक्टर विंड होती है, इनके बारे में दीज विंड्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद दीज माउंटेन रेंजेस। सेकेंड, हिमालय है, जैसे कि नाउ हिमालय क्या कर रहा है कि साइबेरिया से आने वाली जो कोल्ड विंटर वेव्स हैं इनको इंडिया में एंटर नहीं होने देता है, और इंडिया में जो मॉनसून है इसको ये डाइवर्ट कर देता है वेस्टर्न साइड के अंदर, और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जो मेरा क्रिएट होता है यहाँ पे ये जाके विंड्स मिलती हैं और यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है। सो इस तरीके से जस्ट थिंकिंग ब्रॉडली एंड ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस इनटू दैट, दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड वेरी वेल विद द डायग्राम एंड विद द टू डिविजन्स नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट एंड वेस्ट ईस्ट अलाइनमेंट के साथ में ये करा जा सकता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, हाउ डू द मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक आइस एंड ग्लेशियर्स ऑफ अंटार्कटिका डिफरेंटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न एंड ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द अर्थ। एक्सप्लेन करना है। नाउ वी आर कंटिन्यूसली रीडिंग इन द न्यूज़पेपर कि आर्कटिक जो आइस है मेरी बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रही है, एंड वी ऑल्सो रीड IPCC का रिपोर्ट भी ये आया था कि जो आर्कटिक आइस है इट इज़ मेल्टिंग मच फास्टर देन द आइस ऑफ द अंटार्कटिका। ओके, लेट्स जस्ट से कि इसके बारे में एकदम एग्जैक्टली मैंने नहीं पढ़ा है, बट मुझे इसमें 3 पार्ट क्वेश्चन करने हैं, आंसर करने हैं। मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक आइस एंड ग्लेशियर्स ऑफ अंटार्कटिका, नंबर 1, how it is affecting the weather pattern, number 2, and the human activities, number 3. okay, so 3 questions हो गए। अब फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन आर्कटिक आइस एंड अंटार्कटिका के बीच में मुझे 2 डिवाइड करने पड़ेंगे। फॉर दैट आई हैव टू नो द लोकेशन ऑफ अंटार्कटिका एंड आर्कटिक। अंटार्कटिका जो है आप देखो किसी भी लैंड एरिया से कनेक्ट नहीं हो रहा है, आसपास में ये मेरा सदर्न ओशन है। सदर्न ओशन इस अंटार्कटिका को बाहर से, और अगर हम ग्लोब भी देखेंगे ना तो मेरा जो नदर्न हेमिस्फेयर होता है इसको मैं लैंड हेमिस्फेयर बोलती हूँ, और जो मेरा सदर्न हेमिस्फेयर होता है इसको मैं ओशियन हेमिस्फेयर बोलती हूँ। मेजर ऑफ जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो मेरे नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर रहते हैं। लैंड का स्पेसिफिक हीट लो होता है, बहुत जल्दी गर्म बहुत जल्दी ठंडी होती है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से आर्कटिक विच इज़ इन बिटवीन माई लैंड एरिया, माई साइबेरियन एरिया, कनेडियन शील्ड, इन सब के बीच में है ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ज़्यादा हीटेड हो रहा है, प्लस यहाँ पे मेजर जो डेवलप्ड इंडस्ट्रियल सिटीज़, इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, दीज आर ऑल्सो ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय द आर्कटिक सर्कल। सो दिस ऑल्सो, एंड रशिया इज इंक्रीजिंग इट्स एक्टिविटी इन टू द आर्कटिक सर्कल, सो इज़ द USA इज इंक्रीजिंग इट्स एक्टिविटीज़ हियर। इन सब की वजह से आर्कटिक आइस जो है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो रही है, और यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे मेरी अंटार्कटिक सर्कमपोलर मेरी एक ओशन करंट चलती है। दिस ओशन करंट इज अ कोल्ड ओशन करंट। नाउ दिस कोल्ड ओशन करंट प्रोटेक्ट एनी वार्म करंट विच इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड एंटरिंग इनटू द अंटार्कटिका रीजन। तो इसकी वजह से कंपैरेटिव टू द आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिका रीजन मेरा थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। आर्कटिक में ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कंटिन्यूसली आइस मेल्ट हो रही है। दोज एरियाज विच वी थॉट कि इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स यहाँ पे आइस मेल्टिंग नहीं होगा, दोज एरिया ऑल्सो स्टार्टेड शोइंग साइंस ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द आइस। तो एक तो ये पोर्शन हो गया मेरा। सेकेंड पोर्शन मुझसे पूछा गया है कि
कैसे ये दोनों वेदर पैटर्न को डिफरेंटली इफेक्ट करेगी, मतलब खुद ही बोल दिया उन्होंने कि दोनों सेम तरीके से इफेक्ट नहीं करेगी। तो आफ्टर मेंशनिंग कि हाउ इट इज़ मेल्टिंग वी विल कम टू दी वेदर पोर्शन। वेदर पोर्शन में क्या होता है, वेदर पोर्शन में क्या होगा, एक तो मेरा ओशनिक सर्कुलेशन होगा, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होगा, मेरे लेट्स जस्ट लुक एट द लोकेशन, ये मेरा आर्कटिक सर्कल है, ठीक है, दिस इज माय आर्कटिक सर्कल। नाउ यहाँ पे विंड देखो, एक तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किसी भी तरह का वो एरिया नहीं है जहाँ पे दिस इज कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द लैंड एरिया, एंड देन आई हैव माई वार्म करंट मूविंग हियर, चाहे वो मेरी नॉर्थ पैसिफिक करंट हो, चाहे वो मेरी नॉर्थ अटलांटिक करंट हो, नॉर्वेजियन करंट हो, ऑल दीज वार्म ओशन करंट्स आर गोइंग ऑन, एंड द कोल्ड करंट, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, द एंड्री करंट, ऑल दीज करंट्स आर कमिंग फ्रॉम द आर्कटिक। जैसे जैसे आर्कटिक ओशियन, जैसे आर्कटिक आइस शील्ड, जैसे जैसे आर्कटिक एरिया मेरा मेल्ट होता जाएगा, वैसे वैसे ये मेरी जो कोल्ड करंट आ रही है ये क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। ओके, पॉइंट नंबर 1, वीक हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पोलर जेट स्ट्रीम क्रिएट होती है विंटर्स के अंदर वो वीक हो जाएंगी, जो टेम्परेट साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं उनमें चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड सेकेंड इज पोलर हाई, यहाँ पे आर्कटिक के पास में पोलर हाई प्रेशर, अंटार्कटिका एंड आर्कटिक दोनों के पास में प्रेशर बेल्ट है विच इज़ माई परमानेंट हाई प्रेशर बेल्ट एरिया। जैसे जैसे आर्कटिक आइस मेल्ट हो रहा है वैसे वैसे ये हाई प्रेशर जो है ये भी वीक होता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मेरी ईस्टर्लीज निकलती हैं दोज विल ऑल्सो स्टार्टिंग वीकनिंग, पोलर वॉर्टेक्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये सारे देखो, इफ़ यू आर ए पर्सन ऑफ द ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट एंड इफ स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट्स, दैट मीन्स यू रियली नीड टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स। And also I'll tell you some additional information. Only ISP we are having our geography optional course. It's a very fundamental course. We are including the NCERTs, all the map, previous year questions, and understanding the whole concept of geography into one of the most simplest language and examples you can have. तो इसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अदरवाइज ऑल्सो onlyias.video.in पे जाके आप इस कोर्स के बारे में देख सकते हो। देयर आर सम सैम्पल लेक्चर्स ऑल्सो, आप उनको देख के यू कैन ऑल्सो डिसाइड कि हाउ सिंपल दिस कोर्स हैज़ बीन मेड। और ये जो कोर्स हमने बनाया है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर है। तो हमने ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करके हमने बात करी है कि पोलर वॉर्टेक्स क्या होता है, इससे जो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ रहा है, एंड दिस मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक आइस इन अंटार्कटिका इज ऑल्सो एन रिजल्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो। सो इस तरीके से हम आराम से लिख सकते हैं कि किस तरीके से ये वेदर पैटर्न को इम्पैक्ट कर रहा है। देन ह्यूमन एक्टिविटीज़, अभी मुझे एक बात बताओ, आर्कटिक ओशन के पास में तो कोई लैंड एरिया है ही नहीं, तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कैसे इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पे जो मेरी ये विंड चल रही है अंटार्कटिक सर्कम पोलर करंट, दिस अंटार्कटिक सर्कम पोलर करंट इज कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्टिंग दिस अंटार्कटिका एरिया, बट स्टिल देर इज अ सब वार्म करंट, ये सब वार्म करंट है, ये अंटार्कटिका को धीरे धीरे मेल्ट कर रही है। सो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस। तो हम बहुत सिंपली लिख सकते हैं कि व्हाट इम्पैक्ट इट वुड हैव ऑन दी ह्यूमन एक्टिविटीज़। टॉपिक पे ना आर्कटिक और अंटार्कटिक आइस किस तरीके से मेल्ट हो रही है, उनका क्या ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका बहुत ही खूबसूरत एक्सप्लेनेशन। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं एक्चुअली ये करंट में ना, तो इन सारे टॉपिक्स का हमने प्रहार के अंदर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है। तो इसको आप एक बार ना डाउनलोड करके प्लीज़ पढ़ लेना आप इसको। ऑल राइट, coming to our next question, which is again a very interesting question. Discuss the multi-dimensional implications of uneven distribution of mineral oil in the world. विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए। जब मुझे खुद ही बोल दिया है कि मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशंस, और ये बात किसकी हो रही है, ऑयल की हो रही है, तो मैं ऑयल पे मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशंस क्या कर सकती हूँ। एक तो लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम बेसिक टू बेसिक, इकोनॉमी, ओके, देन माई एनवायरनमेंट, देन माई, यही होते हैं हमारे डायमेंशंस। सोशल हो गया, अर्बन एरिया डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हो गई है। एंड उसके बाद क्या होगा, मेरा जियो पॉलिटिकल हो जाएगा यहाँ पे कि मेरा जियो पॉलिटिकल के इम्प्लीकेशंस है। नाउ ऑयल का बिल्कुल देयर इज़ अ मैप जिसमें बता रहा है कि 90% जो ऑयल प्रोडक्शन है वो मेरा कहाँ से हो रहा है, मिडिल ईस्ट से हो रहा है। नाउ इफ यू लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ वर्ल्ड एंड यू लुक एट द मिडिल ईस्ट, यू विल सी कि दिस इज़ अ कम्प्लीटली अरेबियन डेजर्ट एरिया। डेजर्ट के बीच में सोने की खदानें टाइप हैं ये, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज द ब्लैक गोल्ड। तो यहाँ पे डेजर्ट के बीच में ये जो ब्लैक गोल्ड की
रिजर्वॉयर्स हैं, इनकी वजह से मिडिल ईस्ट की इंपॉर्टेंस इन द जियो पॉलिटिकल हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट। यहाँ पे ऑप्शनल जियोग्राफी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स प्लीज़ पे अटेंशन। यहाँ पे हार्टलैंड मैकेंडर की जो थ्योरी है वो यहाँ पे आएंगी, दोनों थ्योरी का यहाँ पे इम्प्लीकेशन दिखाई देगा। अच्छा, अब जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल है इट लीड्स टू इम्प्लीकेशंस ऑन दी एनर्जी सिक्योरिटी ऑल्सो मोस्ट, क्योंकि खुद ही ने बोला है ना कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे मैप है एक, आई फॉरगॉट टू पुट द मैप हियर, तो यू हैव टू ड्रॉ द मैप जिसके अंदर आप मिडिल ईस्ट के अंदर दिखाओगे, जिसके अंदर कुछ हमारे साउथ अमेरिका के अंदर रिजर्वॉयर्स हैं, तो वी विल शो द रिजर्वॉयर्स, एंड रशिया के अंदर भी। नाउ एनर्जी सिक्योरिटी, जैसे इंडिया है, इंडिया अपना मेजॉरिटी ऑफ जो ऑयल है वी इम्पोर्ट इट फ्रॉम द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, एंड वी ऑलवेज वांट टू हैव द कोर्डियल रिलेशनशिप विद द, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी है उन कंट्रीज़ पे। अगर उन्होंने मना कर दिया कि हम ऑयल नहीं देंगे तो हमारा बिल्कुल एनर्जी इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगा। सो इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द जियो पॉलिटिक्स ऑल्सो, ठीक है। विद जियो पॉलिटिक्स इज हैज़ अ इम्पैक्ट ऑन, इट हैज़ द फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स ऑल्सो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन द ऑयल प्रोडक्शन ओनली, ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द ऑयल प्रोडक्शन। सो अगर उनके रिजर्वॉयर जैसे जैसे ख़त्म हो रहे हैं, या फिर जैसे जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ या ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए उनकी इकोनॉमी पे एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है। एंड द एग्जांपल गोज विद दी दुबई, यू सी दुबई, सऊदी अरेबिया, दे आर लुकिंग फॉर द डिफरेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कि हम ऑल द टाइम ऑयल एक्सपोर्टिंग पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं, वी हैव टू एक्सप्लोर द अदर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, बिकॉज इन द नेक्स्ट 20, 30, 50 ईयर्स द सिचुएशन इज़ नॉट गोइंग टू रिमेन द सेम। तो उसके बाद में इनकी रिलेवेंस ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ में जियो पॉलिटिकल टसल, मोस्ट एक सर्वे के अंदर ये बताया गया है कि 50% जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं दे लेट टू हैव अ ऑटोक्रेटिक रूल, सिविल वॉर, बीच में इनमें पॉलिटिकल टसल, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। दे आर मोस्टली द वॉर टॉर्न सिटीज़। इंडिया का जो डायस्पोरा है ये आप देखो मिडिल ईस्ट में कितना ज़्यादा है, और बहुत बार आपने देखा होगा कि ये जो वॉर सिचुएशंस या सिविल वॉर सिचुएशंस होती है जिसमें इंडियंस फंस जाते हैं, देन वी हैव टू हैव स्पेशल ऑपरेशंस टू इवैक्यूएट देम, तो उनका इवैक्यूएशंस हैं। और एक होता है रिसोर्स ट्रेडिंग। रिसोर्स ट्रेडिंग जैसे जापान है, जापान मिडिल ईस्ट के साथ में रिसोर्स ट्रेडिंग करता है कि आप हमको ऑयल दो, हम आपको ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो विच इज़ गुड हियर, विच इज़ मोस्टली लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स, वो हम आपको देंगे। तो ये तो कुछ जियोपॉलिटिकल सिनारियोज हो गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वुड बी एनवायरमेंटल सिनारियोज। लेकिन जब हम मैप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन या ग्लोबल ग्रीन गैसेज इमिशन का मैप देखेंगे, तो मेजर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो यूएसए, चाइना एंड इंडिया हैं, जबकि ये कंट्रीज़ मेरी मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ नहीं है। सो दैट मीन्स कि इसका ये यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है डिमांड एंड यूटिलाइजेशन पे, कि कितना डिमांड एंड यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। उसके अलावा इम्प्लीकेशन पड़ेगा मेरा मरीन इकोसिस्टम पे, इम्प्लीकेशन पड़ता है कि जो शिपमेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत बार ऑयल स्पिलिंग की सिचुएशंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से पूरा वहाँ पे शीज़ डेड, पूरी फिशेस डेड हो जाती हैं, वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। पॉलिटिकल गेम, रशिया यूएसए कंटिन्यूसली सूडो वॉर खेलते हैं मिडिल ईस्ट के साथ में, बट ये मिलिट्री सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन अगेन माई पॉइंट वुड कम मिलिट्री सिक्योरिटी। तो इस तरीके से काफ़ी सारे पॉइंट्स है कि आप इसमें मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशंस लिख सकते हो, बट आपको ये मेंशन करना होगा एट द एंड कि जिस तरीके से हम सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ या ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, वैसे वैसे द गेम फॉर दीज मिडिल ईस्ट कंट्रीज आर चेंजिंग, फॉर द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर चेंजिंग, एंड दे आर नाउ लुकिंग फॉर अ बेटर इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस, जिसके अंदर उनको डिफरेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, सो सम कंटेंट आई हैव गिवन, इसको हम लोग अपलोड कर देंगे, आप इसको एक बार देख लेना। राइट, सो ये मेरे मेजर क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी के। बाकी क्वेश्चंस भी हम लोग अभी ओनली आईएएस पे विल पुट अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। सो आई होप कि एक क्लैरिटी मिली होगी आपको कि इवन दो यू डोंट नो द आंसर, बट विद योर कॉमन सेंस एंड वॉट एवर यू हैव रेड टिल नाउ, यू कैन एक्चुअली राइट द आंसर। और ये सारी चीज़ें आती है जब आप प्रैक्टिस बहुत करते हो, व्हेन यू प्रैक्टिस योर सेल्फ ना, कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, बट रेदर देन जस्ट गिविंग इट अप, जस्ट थिंक फॉर 2 मिनट्स, जस्ट थिंक कि मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, मैं कितना डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ। यूपीएससी के अंदर दे आर नॉट आस्किंग यू टू रीड अ डीपर आंसर, बिकॉज यू आर नॉट अ पीएचडी स्टूडेंट्स और अ पीडीएफ स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, अ जनरल एडमिनिस्ट्रेटर, विच मीन्स कि आपको एक जनरल ब्रॉड आइडिया होना चाहिए। तो ब्रॉड आइडिया जितना आप दूर दूर तक फार फेस्ट सोच सकते हो कि इसका इम्प्लीकेशन यहाँ पे भी होगा, उस पॉइंट को लिखो, डेफिनेटली मेंशन करो, डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि मैं यही पॉइंट लिखना है क्या। वेल दैट्स इट
डू लेट अस नो आपको ये पेपर कैसा लगा। इनफैक्ट आपको पूरा यूपीएससी 2021 के मेंस के कैसे पेपर लगे, आपको क्या लगता है कि आपकी तैयारी में क्या इम्प्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा। डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस फॉर वंस एंड थोड़ा ना आपको थोड़ा आपका क्रिटिकल एनालिसिस हो जाएगा। लाइक यू विल बी मच बेटर पर्सन टू एनालाइज कि आपको कहाँ पे ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। सो राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा। I'll see you guys in some other video. Take care of yourself, stay healthy, stay safe from corona. Jai Hind.